हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब आज वाले लेक्चर से हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है? जो एक रेगुलर इंटरवल के साथ एक जैसी जो प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं या जिसके रेगुलर ट्रेंड्स हम देख सकते हैं, उन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज रहेगी ये हमारा कौन सा रहेगा? एटॉमिक रेडियस। अब ये जो एटॉमिक रेडियस वाली जो प्रॉपर्टीज रहेगी इसे हम पढ़ने वाले हैं 2 लेक्चर्स में। आज वाले लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इन सारे कंसेप्ट्स को, सारे एक्सेप्शंस को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो इन 2 लेक्चर्स में हम एटॉमिक रेडियस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन इंथैल्पी पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एटॉमिक रेडियस नाम से समझ में आता है ये किसके बारे में बात कर रहा है कि जो एटम है उसके साइज को बताने के लिए, क्योंकि एटम को हम कैसे मान लेते हैं? स्फेरिकल शेप का मान लेते हैं। उसका जो रेडियस होगा उस रेडियस को हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को अगर हम थ्योरेटिकली डिफाइन करना चाहें तो ये कैसे बोल सकते हैं? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा, यही क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस क्या कहला जाएगा? एटॉमिक रेडियस। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री को कौन डिफाइन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना होगा उसे हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक रेडियस। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है? वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं बता सकते तो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता था। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर होगा तो इसका तो एटॉमिक रेडियस अलग निकल कर आएगा। वहीं आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर होगा तो इसका अलग रेडियस निकल कर आएगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये क्या है कि हम डिफाइन तो कर सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन हमें यह पता है कि हम इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन को कभी नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। और अगर उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू को एक्यूरेटली कैसे बताएं? इसीलिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होने नहीं होने के कारण जो एटम का आइसोलेटेड कहने का मतलब ये एक ही एटम है, दूसरी चीजों से बिल्कुल अलग है। इस आइसोलेटेड एटम के एटॉमिक रेडियस को निकालना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम मतलब इस एटम के आसपास कुछ और नहीं है। आइसोलेटेड एटम के केस में इसके एटॉमिक रेडियस की वैल्यू निकालना, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू निकालना काफ़ी ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। जब हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं बता सकते तो फिर हम उसके रेडियस को एक्यूरेटली कैसे बता सकते हैं? समझ में आया? इसलिए अगर कोई एक सिंगल एटम प्रेजेंट है तो हम उसमें रेडियस को एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे, उसकी वैल्यू को नहीं बता पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज इसी के लिए एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट ये लिखा है कि बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम किसकी तरह? वेव की तरह मानते हैं, या इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जितनी जगह पर होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल देते हैं। तो बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट प्रिसाइज। ठीक है, ये कितनी बाउंड्री के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ये हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते।
और एक्यूरेटली नहीं बता सकते तो उसके डिस्टेंस को भी नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम कौन सा नेचर पढ़ते हैं, वेव नेचर पढ़ते हैं। इस रीजन के कारण आइसोलेटेड एटम में एक एटम को सेपरेट करके हम उसके रेडियस को नहीं बता सकते। समझ में आ गया? तो एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए हम दूसरे तरीके अपनाते हैं। दूसरे तरीके कौन से हैं? उन तरीकों में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, ये जो एटम जो रहेगा वो किसी न किसी फॉर्म में बॉन्डेड होगा। ठीक है, एटम जो होगा वो किसी न किसी तरीके से बॉन्डेड होगा, और उस बॉन्डेड वाली सिचुएशन में जब दो एटम बॉन्डेड फॉर्म में रहेंगे, एक दूसरे से बॉन्डेड रहेंगे, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि आइसोलेटेड एटम में तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बॉन्डेड स्टेट में जो एटम्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस के अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस होते हैं, मेटेलिक रेडियस होते हैं, या वंडर वॉल रेडियस होते हैं। ये नाम क्यों है कि एक्चुअल में आइसोलेटेड एटम का तो रेडियस नहीं निकाल सकते, तो एटम जिस तरीके से बॉन्डेड होगा, बॉन्डेड फॉर्म में जब हम रेडियस निकालते हैं तो कौन से बॉन्ड एटम्स के बीच में प्रेजेंट थे उसको देखकर हम क्या कर लेते हैं, ये रेडियस को निकालते हैं। जैसे सबसे पहला वाला जो टाइप है वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस उस एटॉमिक रेडियस को बोलेंगे जिसकी वैल्यू हम निकाल कर लाए होंगे जब एटम के बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जब एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और वहां से जब हम रेडियस की वैल्यू निकाल कर ला रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन हो जाएगी हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ two similar atoms, two similar atoms bonded by कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोजन एटम था, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और उस हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई। उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई दो सिमिलर एटम्स, मतलब ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये तब एक दूसरे से कौन सा वाला बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इनके न्यूक्लियस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से जब ये बॉन्डेड होंगे दो सिमिलर एटम्स, तो इनके न्यूक्लियस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को जब हम हाफ कर देंगे, ठीक है, उस डिस्टेंस को जब हम हाफ कर देंगे तो उस रेडियस को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोवेलेंट रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस का ही एक टाइप हो गया, जिस एटॉमिक रेडियस को हम कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आइसोलेटेड स्टेट में तो नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालना कहीं ज़्यादा आसान है, कहीं ज़्यादा ये एक्यूरेट वैल्यू आएगी न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो हम एक्चुअल में न्यूक्लियस की पोजीशन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेट नहीं है। तो होगा क्या, यहां पर ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा दो न्यूक्लियस के बीच में, उस डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे। तो हाफ करने के बाद जो रेडियस आएगा उसे हम क्या बोल देंगे, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन यहां से इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट रेडियस की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। ये वाला जो रेडियस होगा, ठीक है, ये वाला रेडियस हमारा क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो एकदम एक्यूरेट नहीं होगी। एकदम एक्यूरेट क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में इसकी बाउंड्री तक नहीं है। ये एटम की बाउंड्री मान लेते हैं यहां तक थी, तो वो जो डिस्टेंस को जब हम हाफ करेंगे तो ये एग्जैक्टली मिडल में आएगा, और एग्जैक्टली मिडल वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो इसकी बाउंड्री पर नहीं है, एटम की बाउंड्री पर नहीं है। तो उसमें से जो एक्चुअल रेडियस रहेगा एटम का, उसमें से ये वैल्यू थोड़ी सी कम निकल कर आएगी, मतलब इसमें थोड़ा ना थोड़ा एरर रहेगा। लेकिन ये हमें यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि आइसोलेटेड एटम में तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है,
आइसोलेटेड एटम में हम नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जब देखते हैं कि दो एटम्स बॉन्डेड हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू रहेगी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, उसकी एक्यूरेट वैल्यू से ये हमेशा थोड़ी सी कम निकल कर आएगी। समझ में आया? क्योंकि इतना जो एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है रेडियस का ये छूट जाएगा कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा है ये? तो ये कहलाता है कोवेलेंट रेडियस। नॉर्मली कोवेलेंट रेडियस कौन से एटम्स के लिए निकालते हैं? जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड जनरली कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो ज्यादातर टाइम नॉन मेटल्स के लिए जिस रेडियस को लिखते हैं वो कौन सा होता है? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो जनरली ये वाला जो एटॉमिक रेडियस है कोवेलेंट रेडियस वाला, ये किसके लिए निकालते हैं? जनरली फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए हम इस रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए करेंगे, हम दूसरे मेटल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये नॉन मेटल्स के लिए इस कोवेलेंट रेडियस को यूज करते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया? जब सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हाफ कर देंगे। ये वैल्यू एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, ये एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ी कम निकल कर आएगी। क्लियर हो गया ये? ठीक। तो पहले टाइप का रेडियस हमने पढ़ लिया, क्या चीज? कोवेलेंट रेडियस। अब दूसरा जो टाइप ऑफ रेडियस है एटॉमिक रेडियस का, वो कौन सा है? मेटेलिक रेडियस। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। मेटेलिक रेडियस कहने का मतलब क्या होगा? जब दो मेटल्स के एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और क्योंकि वो मेटल क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं इसलिए उस रेडियस को कई बार क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो मेटेलिक रेडियस एक्चुअल में क्या होगा? ये हो जाएगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? कि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड, बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड से जिन एटम्स के बीच में कोई ना कोई एक बॉन्ड फॉर्म हो रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, तो जिन भी दो एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उन दोनों जो एटम्स हैं उनके जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, ये जैसे न्यूक्लियस का डिस्टेंस हो गया, ये एक एटम हो गया, जैसे मान लेते हैं ये क्या रहा होगा? सोडियम। ये भी क्या रहा होगा? सोडियम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जब हम हाफ कर देंगे तो इस डिस्टेंस को हाफ करने के बाद हम इसे क्या बोल देंगे? मेटेलिक रेडियस बोल देंगे। तो नाम से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो मेटेलिक रेडियस है वो क्या होगा? जब मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच में तो उसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर हाफ कर देते हैं तो उसे बोलते हैं क्या चीज? मेटेलिक रेडियस। अगर आप दोनों डायग्राम को कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम ये मानते हैं कि जब मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग किसके बीच में मानते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो जब मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो हम ये मानते हैं कि इनकी जो बाउंड्रीज है दोनों एटम की एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहां पर जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये वाला जो रेडियस है ये क्या कहलाएगा? हमारा मेटेलिक रेडियस, ठीक है। ये कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। समझ में आ गया? ठीक। अब तीसरे ये समझ में आ गया होगा कि मेटेलिक रेडियस फिर जनरली किसके लिए यूज करेंगे? जनरली फॉर मेटल्स। क्लियरली है कि जनरली फॉर मेटल्स, क्योंकि मेटेलिक रेडियस नाम ही दिख रहा है, मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो मेटल्स के लिए इसे यूज करेंगे। अब कई बार ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनते कभी भी, ठीक है। और वो किन के बीच में होगा? नोबल गैस के बीच में होगा। तो कई बार एटम्स के बीच में कभी बॉन्ड बन ही नहीं पाते, जैसे एग्जांपल के लिए नोबल गैस, तो उनमें ना तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना ही उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ऐसे केस में नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में हम डिस्टेंस निकालते ही हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का ही हम पोजीशन बता सकते हैं, न्यूक्लियस के बीच का ही डिस्टेंस हम निकाल पाते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल पाते। तो फिर हम क्या करते हैं? एक तीसरे तरीके का एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं जिसे क्या बोलते हैं? वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। अब ये वंडरवॉल रेडियस क्या हो जाएगा? वंडरवॉल रेडियस क्या हो जाएगा? जिसमें दो नॉन बॉन्डेड एटम्स जो हैं, जैसे ये नियॉन है,
ये नियॉन है। हम ट्राई करते हैं कि इनको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर लें ताकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए, मिनिमम डिस्टेंस हो जाए। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस होने के बाद भी उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, कोवेलेंट या मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, इन नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में, मतलब नॉन बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उस डिस्टेंस को जब हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, तो वंडरवॉल रेडियस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलना चाहिए, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इसको, इसके लिए बेटर वर्ड क्या बोल सकते हैं हम, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो नॉन बॉन्डेड एटम्स है वो तो कितने भी दूर में हो सकते हैं, वो फिक्स डिस्टेंस पर नहीं होंगे, तो हम ट्राई करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पास में आ जाए, इसलिए सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, इसको जब हाफ कर देंगे नॉन बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वंडरवॉल रेडियस। ठीक, अब ये जो वंडरवॉल रेडियस है नॉर्मली किन के लिए यूज करते हैं, हम नोबल गैस के लिए यूज करते हैं। ये अलग बात है कि हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी निकाल सकते हैं, जब बाकी एलिमेंट्स के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो वंडरवॉल रेडियस निकल कर आ जाएगा। लेकिन हम ज़्यादा टाइम उनके केस में, जब बॉन्डेड एटम्स होते हैं तो उनके केस में कोवेलेंट या मेटेलिक रेडियस प्रेफर करते हैं, ये क्योंकि इसमें एरर बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली है कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं देगा रेडियस की, यहाँ पर जब हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी उससे हमेशा ये वैल्यू ज़्यादा निकल कर आएगी। अब ये कितना ज़्यादा होगा, ये हर एटम में अलग अलग एरर रहेगा, लेकिन ये एरर काफ़ी ज़्यादा होता है तो यूजुअली इसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन नोबल गैस के केस में ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसको जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली फॉर नोबल गैसेस, मतलब ग्रुप 18 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, नियॉन, आर्गन, हीलियम, इन सब के लिए। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि एक एटम के लिए बाकी रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम तीनों तरीके की रेडियस बहुत सारे एटम्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वंडरवॉल रेडियस जनरली हम केवल किसके लिए प्रेफर करते हैं, प्रेफर नहीं, हमारी मजबूरी है कि हमें वंडरवॉल रेडियस यूज़ करना ही पड़ेगा नोबल गैसेस के लिए। बाकी एलिमेंट्स में क्योंकि एरर कम आते हैं, मेटेलिक रेडियस में बहुत ही कम एरर आता है, वंडरवॉल जो कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें थोड़ा बहुत एरर आता है, वंडरवॉल रेडियस में बहुत ही ज़्यादा एरर होता है, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि इसको अवॉइड करें। क्लियर हो गया, तो अगर हम तीनों रेडियस को, तीनों को ही हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक, बट अगर तीनों को सेम ही एटम्स के लिए अगर कंपेयर करते हैं तो नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेडियस। ये तीनों टाइप के जो रेडियस है कौन कौन से, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस को अगर कंपेयर करते हैं एक ही एटम के, ध्यान रखना एक ही एटम के तीनों रेडियस है, फॉर सेम एटम्स, फॉर सेम एटम्स, अगर हम सेम ही एटम्स के लिए तीनों रेडियस को कंपेयर करते हैं तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वंडरवॉल रेडियस, क्योंकि ये जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू देगा ये। ठीक है, तो जो वंडरवॉल रेडियस है इसका जब डिस्टेंस बाय 2 करेंगे तो ये काफी बड़ी वैल्यू आएगी अगर सारी जगह एटम सेम है तो। ठीक है, वैसे इसका जब डिवाइड बाय 2 करेंगे मेटेलिक रेडियस के लिए तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। ठीक है, वहीं पर जब कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एटम्स हैं उनके डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो एक कोवेलेंट रेडियस देगा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो हाफ डिस्टेंस रहेगा ये एक्चुअल रेडियस से कम रहेगा और ये वाली वैल्यू किसके बराबर रहेगी, एक्चुअल वैल्यू के बराबर रहेगी। तो अगर सेम एटम्स के रेडियस को कंपेयर करते हैं तीनों टाइप के रेडियस को तो कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू सबसे कम रहेगी, इससे ज्यादा रेडियस किसके लिए रहेगी, मेटेलिक रेडियस के लिए, और इसके बाद रेडियस किसकी रहेगी, वंडरवॉल रेडियस के लिए। बट आपको ध्यान क्या देना है बेटा, कि आपको ध्यान ये देना है कि ये तीनों जो कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं
यहाँ एटम सेम ही है। मतलब क्लोरीन का ही मेटेलिक, या मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीज, मैग्नीज का ही मेटेलिक रेडियस लें, मैग्नीज का ही कोवेलेंट रेडियस लें, मैग्नीज का ही वंडरवॉल रेडियस लें, तो ऐसे केस में वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब तीनों केस में एटम सेम है। तो क्लियर हो गया, ठीक। तो ये तीन तरीके की जो रेडियस होती है, इनके कंपैरिजन पर आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक तो डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि इसकी डेफिनेशन क्या है, या किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है। और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे देगा, आपको वैल्यूज कंपेयर नहीं करनी है, वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है, केवल कंपेयर करना है। जैसे कल को ये दे देता है कोई एक एटम है ए, इसका एक वंडरवॉल रेडियस निकाला, इसी का कोवेलेंट रेडियस निकाला, और इसी के लिए मेटेलिक रेडियस निकाला, ठीक है। एक कोई वैल्यू थी 105 पिकोमीटर, एक कोई थी एक थी 100 पिकोमीटर, और एक थी 101 पिकोमीटर। अगर ये तीन वैल्यूज दे रखी हैं तो आपको ये बताना है कि, ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू वंडरवॉल होगी, कौन सी वैल्यू मेटेलिक होगी, कौन सी वैल्यू कोवेलेंट रेडियस होगी। तो इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू होगी वो कोवेलेंट होगी। तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 100 पिकोमीटर, ठीक है, तो कोवेलेंट वाली हो जाएगी वो। तो ये हो जाएगा 100 पिकोमीटर। एक्चुअल में फिर कौन सी वैल्यू रही होगी, कोवेलेंट रेडियस की। यहीं पर 101 पिकोमीटर, इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू कौन सी रहेगी, मेटेलिक रेडियस की, और इससे भी ज़्यादा वैल्यू कौन सी रहेगी, 105 पिकोमीटर की। तो एक्चुअल में इसमें आपको कंपेयर करना होता है कि कौन से रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी, कौन से रेडियस की वैल्यू कम होगी, सेम एटम के लिए। समझ में आ गया ये। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जिसमें हमने पढ़ लिया कि एटॉमिक रेडियस का आइसोलेटेड एटम के केस में कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है। तो दो एटम्स के न्यूक्लियस की पोजीशन को देखकर उनके डिस्टेंस को हाफ करके हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। लेकिन एटॉमिक रेडियस तीन तरीके की होती हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक और वंडरवॉल, जिसमें से वंडरवॉल सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है। सबसे ज़्यादा एरर वंडरवॉल रेडियस में होता है, थोड़ा बहुत कम एरर कोवेलेंट में होता है, और हम ये मानते हैं कि मेटेलिक रेडियस में एरर सबसे कम होगा। समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड क्या पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि ये जो तीनों रेडियस जो पढ़ा था, इसमें से अगर ऐसा कुछ डाटा देकर आपको वंडरवॉल रेडियस निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, और कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए बोल दे, तो ऐसे केस में ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखना, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों एटम्स के बीच में ओवरलैप है, ओवरलैप है मतलब ये दोनों क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं। कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 198 पिकोमीटर। तो जो कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे वो क्या करेंगे, 198 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 99 पिकोमीटर निकल कर आ जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस कितना आ गया, 99। हो सकता है ये क्लोरीन के एटम्स ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब हमें वंडरवॉल रेडियस निकालने के लिए बोलेगा, तो वंडरवॉल रेडियस के लिए हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, जहां पर एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है। तो ये वाला जो एटम है वो इस वाले एटम के साथ बॉन्डेड नहीं, वैसे बॉन्डेड तो इसके साथ भी नहीं है, लेकिन हमें मिनिमम डिस्टेंस देखना है। तो मिनिमम डिस्टेंस किसके साथ देखेंगे, इस वाले एटम के न्यूक्लियस के साथ देखेंगे। तो आपको क्या दिखाई देगा कि क्लोरीन के ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है, ये दोनों एटम बॉन्डेड नहीं है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 360 है। तो 360 पिकोमीटर को जब हम हाफ कर देंगे तो जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180 पिकोमीटर निकल कर आ जाएगी। तो ये 180 पिकोमीटर क्या निकल कर आ जाएगा, इसका वंडरवॉल रेडियस। समझ में आया। तो हमें ये पता है कि वंडरवॉल रेडियस की वैल्यू हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगी। इन केस इसका मेटेलिक रेडियस है, इसका क्रिस्टल रेडियस पूछेगा कि हाइपोथेटिकली कितना हो सकता है, तो हमेशा 99 से 180 के बीच में हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है जिससे वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि इसका जो भी क्रिस्टल रेडियस रहेगा या वंडरवॉल और कोवेलेंट रेडियस के बीच में वो वैल्यू निकल कर आएगी। समझ में आया बेटा, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं समझ में आया तीनों टाइप के रेडियस का। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब इस ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में एक चीज हमें जनरल ट्रेंड तो पढ़ना है, लेकिन दूसरी चीज इसके एक्सेप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है बेटा। एक्सेप्शंस आपको बार बार लिखकर हर दिन ट्राई करना है। जब तक ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तब तक हर दिन 4-5 बार एक्सेप्शंस को लिखकर आपको जरूर ट्राई करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है। पढ़ते समय आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाओगे। उसको रिटेन करने के लिए, दिमाग में बैठने के लिए आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस जरूरी, बार बार लिखना जरूरी है, सिर्फ दर्शन मत करना, ठीक।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। इनफैक्ट हम जितनी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे उनके ट्रेंड्स पढ़ेंगे, एक बार अलोंग द पीरियड और एक बार पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप। मतलब किसी पीरियड में आगे जाने पर रेडियस कैसे बदलता है, डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस कैसे बदलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं किसके, अलोंग द पीरियड की। अलोंग द पीरियड क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आगे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड एक्चुअल में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है, इसका रीजन हमने पढ़ा था कि शील्डिंग तो थोड़ी ही बढ़ती है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दोगे कहां पर, लिथियम से लेकर अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो हर बार 2 ही ऑर्बिट रहेंगे लिथियम से फ्लोरीन तक, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने होंगे, लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इस पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। जैसे फ्लोरीन में जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट उतने ही है, तो जितने ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेंगे। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम इस पीरियड में आगे जाएंगे वैसे वैसे प्रोटॉन क्योंकि बढ़ रहा है, सब में ऑर्बिट 2 ही हैं, तो जो दूसरा वाला ऑर्बिट है उसको बहुत ज्यादा अंदर खींच लेंगे। बहुत ज्यादा अंदर खींचने के कारण रेडियस की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा लिथियम का साइज बहुत बड़ा था, जैसे जैसे हम लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक जाएंगे। नोबल गैस थोड़े अलग हैं, उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। जब हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर रेडियस की वैल्यू कम होते जाएगी। क्लियर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और आउटर इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है, ज्यादा प्रोटॉन होने के कारण वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अंदर खींच लेंगे, तो रेडियस की वैल्यू कम निकल कर आ जाएगी, साइज ऑफ एटम छोटा होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं रेडियस कम होते जाता है। ठीक, यहीं पर नेक्स्ट अगर डाउन द ग्रुप देखें तो डाउन द ग्रुप प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन ऑर्बिट भी बढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिथियम देखें तो इस पर 2 ही ऑर्बिट है, बट सोडियम देखें तो 3 ऑर्बिट हैं। तो नीचे जाने पर प्रोटॉन के नंबर तो बढ़ रहे हैं लेकिन ऑर्बिट नंबर बढ़ने के कारण रेडियस एकदम से बढ़ जाता है। क्लियर है, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो बाहर वाला जो ऑर्बिट है, यहाँ 3 ऑर्बिट हो गए हैं जबकि यहाँ 2 ही ऑर्बिट हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने ही बढ़ जाएं, बट नीचे जाने पर क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के कारण यहाँ रेडियस बढ़ते जाएगा। तो डाउन द ग्रुप ट्रेंड हम कौन सा देखेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो नियरली सेम मान लेते हैं बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, कुछ जगहों पर डिक्रीज भी मान लेते हैं, लेकिन मेन चीज जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो आपको कौन सा लेना है, ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट नीचे जाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इस जनरल ट्रेंड के कहने का मतलब क्या है, यहां देखना। अगर हम क्या देखते हैं, बेरिलियम या लिथियम रेडियस देखते हैं, रेडियस ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते जाएंगे, अलोंग द पीरियड जाने पर रेडियस की वैल्यू कम होते जाएगी। ठीक, वैसे ही अगर रेडियस को कंपेयर करें डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने के कारण रेडियस की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो अलोंग द पीरियड जाने पर रेडियस कम होगा लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ये तो जनरल ट्रेंड ही हुआ बेटा, लेकिन आपको जनरल ट्रेंड पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। क्लियर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जितने भी आपको देखने को मिलेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, वो एक्सेप्शंस को यूज करके ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको वो जो एक्सेप्शंस हम जितने भी देखेंगे वो आपको ध्यान से बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो हमेशा आपके दिमाग में पहली चीज जो आनी चाहिए वो है एक्सेप्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां देखेंगे कि पहली चीज हमें क्या देखना है, एक्सेप्शंस को ही देखना है। तो एक्सेप्शंस कौन से हैं, मतलब इस जनरल ट्रेंड को कौन से एटम्स फॉलो नहीं करते उनको देखेंगे। ठीक, तो इन एक्सेप्शंस में सबसे पहले
जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जगहों पर आपको क्वेश्चंस मिलेगा, और सेम चीज़ हम तब भी पढ़ेंगे जब हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर पर जाएंगे। पी ब्लॉक वाले चैप्टर में ग्रुप 13 के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रुप 13 से रिलेटेड एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि डाउन द ग्रुप जाने पर हम पढ़ते हैं कि रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक एटम में वो रेडियस क्या रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। यहाँ देखना, जैसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, पहला एलिमेंट ग्रुप 13 में देखें तो बोरॉन होता है। फिर कौन सा होता है, एल्यूमिनियम होता है। आपको याद होगा ग्रुप 13 बैगन, आलू, गाजर, इन थैला नहीं है। लेकिन हम जो रेडियस है वो केवल थैलियम तक पढ़ते हैं, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट आर्टिफिशियल एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से हमें नहीं पता, तो हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। 6 पीरियड तक जितने एलिमेंट्स हैं केवल उनको देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो रेडियस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एक जगह ये थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम में। तो एक्चुअल में गैलियम का जो रेडियस होता है ये कम हो जाता है एल्यूमिनियम से, और इंडियम और थैलियम में थैलियम ही ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये नियरली इक्वल भी लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि वो डिफरेंस काफ़ी कम होता है। ठीक है, लेकिन हाँ थैलियम कम नहीं हो जाएगा इंडियम से। जो मेन जो एक्सेप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं, वो मेन एक्सेप्शन कौन से हैं बेटा, वो मेन एक्सेप्शन है ये वाले, कौन से, गैलियम और एल्यूमिनियम वाले। ठीक है, ये वाला एक्सेप्शन आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि होना चाहिए था गैलियम का साइज ज़्यादा, लेकिन होता किसका है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा। एक्चुअल में गैलियम का साइज क्या हो जाता है, कम। अब ये कम क्यों होता है ये समझते हैं। ठीक है, गैलियम में, गैलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको देखते हैं। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d10 4p1। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, 3d को पहले लिख सकते हैं, ये अलग बात है कि ये बाद में भरता है। 3d10 ये हो जाता है 4s2 और क्या हो जाता है 4p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके, गैलियम का। जबकि एल्यूमिनियम में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो यहाँ गैलियम में डी ऑर्बिटल जब आता है तो डी ऑर्बिटल का हमने एक इफेक्ट पढ़ रखा था, आपको याद होगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ते समय। डी और एफ ऑर्बिटल के शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये जो 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। ये 3d का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट से क्या चेंज आएगा ये समझना। तो गैलियम में क्या है, 31 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो ये डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल के बाहर क्या है, ये 4s और 4p वाले ऑर्बिटल्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो यहाँ आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये बहुत अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, मतलब न्यूक्लियस को चार्ज एक्सर्ट करने से, न्यूक्लियर के चार्ज को उस पर फोर्स एक्सर्ट करने से रोक नहीं पाते। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के जो 31 प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा इसको अंदर खींच लेते हैं, किसको, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब अंदर खींच लेते हैं तो इसका जो रेडियस है ये थोड़ा कम निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वो रेडियस कम हो जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शन इसके बाद वाले ग्रुप में नहीं आते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल फिर ज़्यादा शील्ड करने लगता है पी वालों को। समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक्सेप्शन आता है, ठीक है, ये जो रेडियस की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो इसके बाद वाले ग्रुप में सारी जगह पर रहेगा, बट वो जो गैलियम की वैल्यू कम हो रही है एल्यूमिनियम से, ऐसा कम वाली वैल्यूज आगे वाले ग्रुप में हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, वो रेडियस कम जरूर होता है लेकिन ये अपने ऊपर वाले एलिमेंट को क्रॉस नहीं करते। यहाँ गैलियम अपने ऊपर वाले एलिमेंट एल्यूमिनियम को क्रॉस करके उससे कम रेडियस हो जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ क्या है, हम रीजन क्या बोलेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो है ये गैलियम की वैल्यू जो है, रेडियस की वैल्यू एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। ठीक, दूसरा जो है वो इसको भी एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन ट्रेंड को ये रिवर्स नहीं कर रहा है, हम ये बोल सकते हैं बस नियरली सेम है। नियरली सेम होने का रीजन क्या हो जाएगा, उस थैलियम में डी के साथ एफ ऑर्बिटल भी है पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाला। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो नियरली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है किससे, इंडियम से। तो इसका जो रीजन है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये थैलियम का जो नियरली सेम है, ये थैलियम का क्या लिख सकते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट
पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी एंड एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, थैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो नियरली सेम हो जाता है किससे, इंडियम से। समझ में आया बेटा, पहला एक्सेप्शन ये था। ठीक है, सिमिलरली इसी की तरह पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण एक और जगह चेंज आता है, कौन से, अलोंग द पीरियड में, लीड और बिस्मथ में। लीड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रुप 14 का पार्ट है, ग्रुप 14 के नीचे आता है लीड, यहीं पर ग्रुप 15 के नीचे आता है कौन सा, बिस्मथ। तो हमने ट्रेंड क्या पढ़ रखा है, अलोंग द पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, तो बिस्मथ का रेडियस क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन बिस्मथ का नहीं, किसका, लीड का रेडियस कम हो जाता है। अब ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि लीड में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण रेडियस थोड़ा कम हो जाता है, तो बिस्मथ का तो वैसा ही है, लेकिन लीड की वैल्यू काफी कम हो जाती है, उसके कारण ये अलोंग द पीरियड जाने पर यहाँ इंक्रीज देखने को मिलता है, डिक्रीज नहीं। समझ में आ गया। तो ये भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही आपको कम मिलेंगे, ज्यादातर आपको ग्रुप 13 वाले मिलेगा, ग्रुप वाइज वाले आपको ज्यादा एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू पीरियड वाइज वाले। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल ग्रुप 14 और 15 में ध्यान में रखना है कि लीड से बिस्मथ जाने पर वैल्यूज कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बढ़ती है, क्योंकि एक्चुअल में लीड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, किसके कारण, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ के कारण। ठीक है, यहां पर भी रीजन सेम है कि इसकी वैल्यू कम हो रही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल के कारण। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि एक जो एक्सेप्शंस है, इस एक्सेप्शन का रीजन को देखकर बाकी सब जगह अप्लाई कर देते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी है बेटा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी एक्सेप्शंस हैं ये डाटा बेस्ड हैं, ऐसा नहीं कि इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण कम हो रहा है तो इसके आगे वाले पीरियड में भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने एक्सेप्शंस को याद करने के लिए बोला है, क्योंकि आप इसको निकाल नहीं पाओगे खुद से। ये मत सोचना कि आप ये वाले कंसेप्ट को याद रखकर बाकी सबके लिए प्रेडिक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होता। जिन केस में हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस आते हैं उनके लिए हम रीजन जरूर पढ़ते हैं, तो पहले डाटा आता है, बाद में ये रीजन हम वो डाटा क्यों आ रहा होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये रीजंस देते हैं। क्लियर है। तो एक्सेप्शंस के जो रीजन है उसको अपने मन से कहीं और अप्लाई नहीं करना है गलती से भी। ठीक है, पहले आपको एक्सेप्शंस याद होने चाहिए, उसके बाद उनके रीजन आप देखोगे। क्लियर है, क्योंकि ये जो रीजंस है ये बाद में हमने अपने हिसाब से दिए हैं, क्योंकि ये डाटा को देखकर। समझ में आ गया बेटा। तो ये था दूसरा एक्सेप्शन। तीसरा जो एक्सेप्शन है वो किससे रिलेटेड है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम और क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। 3D सीरीज कहने का मतलब यहां पर हम कहां से कहां देखेंगे, स्कैंडियम टू जिंक वाले ऑर्डर पढ़ेंगे। तो स्कैंडियम से जिंक तक जब हम ऑर्डर पढ़ते हैं तो हम दोनों ऑर्डर पढ़ने वाले हैं बेटा। कौन से, कोवेलेंट रेडियस का भी ऑर्डर पढ़ेंगे, मेटालिक रेडियस का भी ऑर्डर पढ़ेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कोवेलेंट रेडियस वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जब आप डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर पर जाओगे तो वहां जो डाटा दे रखा है वो मेटालिक रेडियस वाला दे रखा है। तो कुछ जगहों पर कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि हमने अलग ट्रेंड पढ़े थे, क्वेश्चन में अलग पूछा हुआ है। उसका रीजन ये है कि कोवेलेंट रेडियस का थोड़ा अलग ट्रेंड होता है, मेटालिक रेडियस का थोड़ा अलग ट्रेंड होता है। ठीक है, तो पहले ट्रेंड पढ़ते हैं उसके बाद रीजंस पर आएंगे। ठीक है, दोनों अलग क्यों होते हैं ये क्लियर है, क्योंकि वहां कोवेलेंट बॉन्ड से देखते हैं और मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड से देखते हैं, क्रिस्टल के अंदर देखते हैं। तो उसी रीजन से दोनों जो रेडियस हैं हर बार सेम निकल कर आएंगे, दोनों का ट्रेंड ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये एक्सेप्शनल ट्रेंड क्यों है, क्योंकि इसमें जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं दिखाई देता। ठीक, कैसे होता है यहाँ देखना, ये होता है स्कैंडियम, फिर होता है टाइटेनियम, फिर होता है वेनेडियम, फिर होता है क्रोमियम, फिर होता है मैग्नीज, लेकिन इसके बाद ये जो चेंजेस होते हैं ये बहुत कम होते हैं। ध्यान रखना बेटा, मैं इक्वल टू नहीं लिख रहा हूँ, सिमिलर लिख रहा हूँ, नियरली इक्वल लिख रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। इसमें चेंजेस आएंगे लेकिन वो काफ़ी कम आते हैं। तो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर यहाँ कॉपर पे जाने पर ये बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही अलग ट्रेंड दिखाई देगा आपको। क्या कि अलोंग द पीरियड हम क्या बोलते हैं कि जो रेडियस है वो कम होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में तो कम हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कम हो रहा है, बट इसके बाद एटॉमिक रेडियस नियरली क्या रहता है, कांस्टेंट, और इसके बाद तो वैल्यूज क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर पहले वाले पोर्शन को देखें, ठीक है, अगर पहले वाले पोर्शन को देखें तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अनपेयर्ड,
और जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ क्या चीज़ होती है कि जो रिपल्शन है अलोंग द पीरियड जाने पर, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज है ये ग्रेटर देन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। कहने का मतलब क्या है, यहां पर एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3D में ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जो प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं वो 3D के इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को 3D के इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को डोमिनेट कर जाते हैं। मतलब ज्यादा कौन इन्फ्लुएंशियल है यहां तक जाते तक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो शुरुआत वाले पोर्शन में यहां तक क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो इंक्रीज होता है ये ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन में इंक्रीज से, फोर्स ऑफ रिपल्शन में इंक्रीज से ये ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इस दूसरे वाले पोर्शन में दोनों लगभग सेम आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिर सेम ही जगह पर फिलअप होने लगते हैं। अगर आप इनको देखोगे, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो मैग्नीज के बाद यहाँ क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और जाने लगते हैं, तो यहाँ रिपल्शन बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक ही ऑर्बिटल में और जा रहे हैं, तो नियर बाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ इस वाले जगह पर जनरली क्या होता है, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नियरली सिमिलर टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्शन, is nearly similar to increase in force of repulsion। समझ में आ गया? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है दोनों में इंक्रीज होता है, लेकिन दोनों लगभग सेम रहते हैं, तो उसके कारण रेडियस में चेंज नहीं दिखाई देता बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिमिलर है, थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन बहुत कम चेंज आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो फाइनल वाला जो पोर्शन है कॉपर और जिंक, यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर भी D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पर भी D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो D10 में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने के कारण रिपल्शन बढ़ जाता है। तो इस वाले पोर्शन में क्या होगा, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये सिंपली मैं रिपल्शन लिख रहा हूं, इंक्रीज इन रिपल्शन इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन अट्रैक्शन, इंक्रीज इन रिपल्शन इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन अट्रैक्शन। ये होने के कारण रिपल्शन जब भी होगा तो जो साइज होता है वो बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे। यहाँ पर देखना, जैसे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन हुआ तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेंगे, और जब दूर जाना चाहेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, रेडियस काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ने के बाद ही उनके बीच में रिपल्शन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ध्यान में ये आपको क्या रखना है कि जब भी रिपल्शन होगा तो हमेशा, जब भी रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो रेडियस बढ़ता है, जब भी अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो रेडियस कम होता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हो क्या रहा है कि शुरुआत में अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, बाद में दोनों लगभग सेम है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, इसलिए रेडियस सेम है, और बाद वाले पोर्शन में क्या होता है, रिपल्शन डोमिनेट करता है, तो रिपल्शन डोमिनेट करने के कारण जो रेडियस की वैल्यू होती है ये बढ़ जाती है। ठीक, यहीं पर नेक्स्ट अब हम देखेंगे किसके लिए, मेटेलिक रेडियस के लिए। मेटेलिक रेडियस का ट्रेंड देखेंगे। मेटेलिक रेडियस का जब हम ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा बेटा। ठीक है, वो क्या है ध्यान में रखना। अगर आपको कहीं पर स्टेटमेंट आते हैं कि 3D सीरीज में इनिशियली रेडियस डिक्रीज होता है, देन रिमेन्स कांस्टेंट, देन इंक्रीजेस, तो सही है। ठीक है, मेटेलिक रेडियस में एक जगह आपको चेंज दिखाई देगा, कौन सा देखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा, यहां चेंज आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है मेटेलिक रेडियस में, तो वहां तो वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ही था। तो मेटेलिक रेडियस मैग्नीज का ज़्यादा होता है, लेकिन कोवेलेंट रेडियस क्रोमियम का ज़्यादा होता है मैग्नीज से। ठीक है, इसके बाद की जो वैल्यूज़ है ये अगेन नियरली कांस्टेंट ही होती हैं। ठीक है, ये बराबर रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक में बढ़ जाएगा। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको अगर निकालनी है, एग्जैक्ट ट्रेंड निकालना है, क्योंकि मैंने ये वाला क्यों दे रखा है, नीचे वाला ट्रेंड क्यों दे रखा है, क्योंकि ये D&F ब्लॉक में आपको जाकर आगे पढ़ना ही है बेटा।
डी एंड एफ ब्लॉक में जो एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है वो किसका है? वो डाटा दे रखा है मेटेलिक रेडियस का, लेकिन एक ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ किसका है? कोवेलेंट रेडियस का। समझ में आया? इसलिए मैं दोनों साथ में लिख रहा हूं, ताकि जब आप डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर पर जाओ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये वाला ऑर्डर लिखा रहता है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये वाला ऑर्डर लिखा हुआ रहता है, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। एक्चुअल में दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि दोनों अलग अलग रेडियस के ऑर्डर है। ठीक, यहां पर देखना एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर कौन सा होता है? जिंक और मैग्नीज, ये सेम होते हैं। फिर कौन सा होता है? वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर। फिर कौन सा होता है? आयरन। फिर होता है कोबाल्ट और निकल। तो यहाँ दो चीज़ें सेम होती है, कोबाल्ट और निकल, और जिंक और मैग्नीज। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? ये हो जाएगा स्कूटी, ये हो जाएगा जानेमन, स्कूटी जानेमन, व क्रोमियम कॉपर, व क्रोमियम कॉपर, फेको नहीं, फेको नहीं। इससे आप याद रख सकते हो इस डाटा को। मैंने इसके लिए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वाला जो डाटाज हैं ये एनसीईआरटी के टेबल में दे रखे हैं, तो उन डाटा को आपको देखकर ये ट्रेंड निकालते बनने चाहिए। पर ध्यान रखना ऊपर वाला ट्रेंड अलग है, ऊपर वाला कोवेलेंट रेडियस के लिए था, ये कौन सा है? मेटेलिक रेडियस के लिए है। क्लियर हुआ बेटा? और इसलिए जो ग्राफ एनसीईआरटी ने दे रखा है हम उसको भी देखने वाले हैं। यहाँ पर ये वाला रेडियस आपको देखने को मिलेगा किसके लिए? 3D सीरीज के लिए। 3D सीरीज में क्या होता है? स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, नीचे पहले रेडियस कम होता है, फिर नियरली सेम होता है। ठीक है, पहले रेडियस कम होगा, फिर नियरली सेम रहेगा, फिर आगे जाने पर क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक के लिए जो वैल्यूज हैं ये बढ़ जाएंगी। कॉपर और जिंक की जो वैल्यूज हैं वो आगे जाके इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये वाला जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा ये एक्चुअल में किसके लिए ग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में? कोवेलेंट रेडियस का। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो 12th का जो एक चैप्टर है, कौन सा? डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर है, उसमें आपको ये वाला एक्सेप्शंस देखने को, ये वाला ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन क्यों होता है बच्चों को? क्योंकि ये जो ग्राफ दे रखा है ये कोवेलेंट रेडियस का है, लेकिन ये जो डाटा दे रखा है एनसीईआरटी के टेबल में वो मेटेलिक रेडियस का है। इसलिए मैंने दोनों चीजें मेंशन की है। समझ में आ गया बेटा? ठीक, अब ये हो गया हमारा कौन सा? तीसरा एक्सेप्शन। नेक्स्ट वाले जो एक्सेप्शन है उस पर चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नाम से समझ में आ रहा है ये किससे रिलेटेड है? लेंथेनाइट से रिलेटेड है। लेंथेनाइट किसको बोलते हैं आपको पता है? एटॉमिक नंबर 58 to 71। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? लेंथेनाइट्स होते हैं। और सारे जो लेंथेनाइट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है? 4f ऑर्बिटल में जाता है। इसमें 4f ऑर्बिटल में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। और ये हमने पढ़ रखा है कि 4f जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही घटिया। ठीक है, तो डी से भी बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा कि जो अंदर वाले जो न्यूक्लियस है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेंगे। तो जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, ये लेंथेनाइट वाले एटम्स कहां से स्टार्ट होते हैं? सीरियम से लेकर कहां तक जाते हैं? ल्यूटेटियम तक। ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक। तो इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो किस में जाते हैं? 4f में जाते हैं। और 4f का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? बहुत ही पुअर है। तो हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of 1 4f electron, 1 4f electron for another 4f electron। मतलब एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। ठीक है, of 1 4f electron for another 4f electron, another 4f electron, effective nuclear charge increases, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज। अलोंग द सीरीज मतलब कौन से सीरीज की बात कर रहे हैं हम? सीरियम से ल्यूटेटियम तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस सीरीज में आगे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण रेडियस बहुत ही कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि काफ़ी कम वैल्यूज हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अलोंग द सीरीज जो है इसके कारण होता क्या है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस।
एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। और इस कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस को, कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? तो हम इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो लेंथेनाइट वाली सीरीज में दिखाई दे रहा है। और इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण अलोंग द सीरीज जाने पर रेडियस कम होते जाता है, एक्सेप्ट एक ही एलिमेंट को छोड़कर, यूरोपियम को। बीच में एक एटॉमिक नंबर 63 वाला एलिमेंट होता है, कौन सा? यूरोपियम। उसका रेडियस उसके क्रिस्टल के कारण थोड़ा अलग निकल कर आता है। अदरवाइज अगर हम ट्रेंड देखते हैं किसका? लेंथेनाइट सीरीज में, तो रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस डिक्रीजेस along the series, along the series, ठीक है, एक्सेप्ट यूरोपियम, एक्सेप्ट यूरोपियम। यूरोपियम ऐसा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट होता है पूरी सीरीज में। इनफैक्ट सीरियम से भी ज्यादा रेडियस किसका निकल कर आता है? यूरोपियम का। ठीक है, यूरोपियम की जो वैल्यू होती है क्या होती है? हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट रेडियस अमॉन्ग लेंथेनाइट्स। ठीक है, तो बाकी लेंथेनाइट्स के कंपैरिजन में जो यूरोपियम की जो रेडियस की वैल्यू होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस ट्रेंड को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ट्रेंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि रेडियस कम होते जाती है, कॉन्ट्रैक्शन आते जाता है, लेकिन यूरोपियम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके मेटेलिक स्ट्रक्चर के कारण। ठीक, अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि ये एक्सेप्शन अगर हम आयंस में देखें तो नहीं होता। ठीक है, तो मेटेलिक रेडियस का अगर हम ऑर्डर देखते हैं, अगर हम मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर देखते हैं तो यहां सीरियम से लेकर ये वैल्यूज कम होते रहती, कहां तक? ल्यूटेटियम तक, एक्सेप्ट यूरोपियम। ठीक है, यूरोपियम को कौन सी वैल्यू हो जाती है? इसकी वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है। लेकिन इन्हीं के आयन का जब रेडियस देखते हैं, वैसे आयनिक रेडियस हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब हम आयनिक रेडियस की वैल्यूज देखते हैं तो एक्चुअल में Ce3+, Eu3+, फिर ये बाकी सारे एलिमेंट्स जनरल ट्रेंड में ही आ जाते हैं। मतलब 3+ होने के बाद जब ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जब केवल न्यूट्रल एटम के रेडियस को देखते हैं तो ही वो एक्सेप्शन होता है। तो इस वाले ट्रेंड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इस वाले ट्रेंड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि मेटेलिक रेडियस में वो यूरोपियम वाला एक्सेप्शन होता है, आयनिक रेडियस में वो एक्सेप्शंस नहीं होते। क्लियर हो गया? मैंने +3 वाला क्यों बताया? क्योंकि इनमें +3 ही चार्ज जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसको हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते समय भी देखा था। क्लियर हुआ बेटा यहां तक? ठीक है, तो ये एक्सेप्शन कौन सा हो गया? हमारा चौथा एक्सेप्शन हो गया लेंथेनाइट सीरीज का। अब जैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसा ही एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, अनस्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? सिमिलर टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, सिमिलर टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, सिमिलर टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, actinide contraction also takes place. Actinide contraction, actinide contraction also takes place. ठीक है, तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन नाम की भी चीज होती है लेंथेनाइट जैसे ही, लेकिन नॉर्मली हम उसे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पता। समझ में आया बेटा? तो ये तो हो गया कौन सा? हमारा चौथा एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट वाले 5th वाले एक्सेप्शन पर चलते हैं जो कि किससे रिलेटेड है? केमिकल ट्विंस। अब ये केमिकल ट्विंस कौन से पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि 4D सीरीज का पार्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि 5D सीरीज का पार्ट होते हैं। अब यहां देखना, 4D वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। 3D वाले में तो आपको दिखेगा यहाँ स्कैंडियम होता है, यहाँ येट्रियम होता है, यहाँ लेंथेनम होता है। लेंथेनम के बाद यहां पर कुछ एलिमेंट्स आते हैं। कौन से आते हैं?
लेंथेनाइट सीरीज आती है। लेंथेनाइट सीरीज कहाँ होती है? सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक होती है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप 4 में देखना, ये तो ग्रुप 3 वाले थे, यहाँ ग्रुप 4 में देखना। ग्रुप 4 में यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ टाइटेनियम, यहाँ आता है जिरकोनियम, यहाँ आता है हैफनियम। इसी के बाद ग्रुप 5 में देखना, यहाँ होता है नियोबियम, यहाँ क्या होता है? टेंटेलम। तो यहाँ तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लेंथेनम के बाद, लेंथेनम के पहले नहीं। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप 3 में देखोगे तो ग्रुप 3 में आपको ट्रेंड क्या दिखाई देगा? रेडियस ऑफ स्कैंडियम इज लेस देन रेडियस ऑफ यूट्रियम इज लेस देन रेडियस ऑफ लेंथेनम। नीचे जाने पर क्या होता है? ऑर्बिट नंबर बढ़ते हैं, और ऑर्बिट नंबर बढ़ने के कारण रेडियस क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। ठीक, लेकिन जब हम ग्रुप 4 में देखेंगे या ग्रुप 5 में देखेंगे तो ये ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। कैसे देखना? रेडियस ऑफ टाइटेनियम इससे ज़्यादा होगा बड़ा कौन सा? रेडियस ऑफ जिरकोनियम, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम का रेडियस सेम आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा? ग्रुप 5 में देखेंगे तो वेनेडियम कम होगा। रेडियस ऑफ नियोबियम और रेडियस ऑफ टेंटेलम, ये दोनों की वैल्यू नियरली सेम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आगे वाले एलिमेंट्स में भी होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण आगे वाले एलिमेंट का साइज भी कम हो जाता है, और उनका रेडियस इतना कम हो जाता है कि ये ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग बराबर हो जाते हैं। समझ में आया क्या? यहां नहीं हो रहा है। यूट्रियम और लेंथेनम में वो चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट सीरीज आया है, और लेंथेनाइट सीरीज के बाद वो सारे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखाई देगा। तो ग्रुप 4 से ये थोड़े आगे जाते तक पूरे सीरीज में नहीं चलेगा, पूरे कंप्लीट पीरियड में वो एक्सेप्शन नहीं आएगा। बट ये शुरुआत वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, शुरुआत वाले जो एलिमेंट्स हैं 4D और 5D के, उनके क्या होते हैं? रेडियस सिमिलर आ जाते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण टेंटेलम की वैल्यू नियोबियम के लगभग नियरली सेम हो जाता है। हैफनियम की जो रेडियस है वो जिरकोनियम के लगभग सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ होता क्या है? ये जो वैल्यूज हैं ये सिमिलर रेडियस के कारण, ड्यू टू सिमिलर रेडियस, ड्यू टू सिमिलर रेडियस, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम और आर सिमिलर। और जिनमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विन्स। ठीक है, तो इन पेयर को, ठीक है, जिन पेयर में सिमिलर रेडियस होने के कारण सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, उन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विन्स। ठीक है, तो ऐसे पेयर्स जिनमें ड्यू टू सिमिलर रेडियस मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? केमिकल ट्विन्स। मतलब एक कौन सा हो जाएगा? जिरकोनियम और हैफनियम, ये केमिकल ट्विन्स हो गए, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगी। ठीक है, ऐसे ही और कौन से हो जाएंगे? नियोबियम और टेंटेलम, ये क्या हो जाएंगे? हमारे केमिकल ट्विन्स हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा क्या रहती है? सेम। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस में सिमिलरिटी कम होते जाएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आते जाएगा, लेकिन शुरुआत वाले एलिमेंट्स में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है। समझ में आ गया? ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम ग्रुप 4 ऑनवर्ड्स, ग्रुप 4 और ग्रुप 4 के बाद वाले एलिमेंट्स में इनिशियल एलिमेंट्स, ठीक है, इनिशियल एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, मतलब सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, सीरीज हैव सिमिलर रेडियस, हैव सिमिलर रेडियस। तो इनिशियल एलिमेंट कहने का मतलब जैसे जिरकोनियम से सिमिलर कौन सा हो जाएगा? हैफनियम, या फिर नियोबियम से सिमिलर कौन सा हो जाएगा? टेंटेलम। इन दोनों की जो रेडियस होती है वो वैल्यूज़ क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाती है। ये सिमिलर होने के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है? सेम। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती है? सिमिलर। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होने के कारण इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? केमिकल ट्विन्स नाम दे देते हैं।
ठीक है, तो शुरुआत वालों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रहती है, जैसे जैसे हम इसमें आगे जाते जाते हैं पीरियड में, वैसे वैसे वो सिमिलैरिटी कम होते जाएगी। मतलब आगे आपके पास और कौन सा आएगा, ईजी और एयू भी आएगा, लेकिन ईजी और एयू में सिमिलैरिटी रहेगी, उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितने सिमिलर वाले शुरुआत वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया, शुरुआत में ये जो इफेक्ट रहता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ में आ गया, तो वैसे तो एजी और एयू को भी हम क्या मान सकते हैं, उसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना ये लेंथेनाइट सीरीज के जस्ट बाद वाले एलिमेंट्स में आएगा। समझ में आया बेटा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा एक्सेप्शन था, फिफ्थ। और इसके बाद सबसे लास्ट एक्सेप्शन पर चलते हैं। ठीक है, ये सबसे लास्ट एक्सेप्शन कौन सा है, नोबल गैस। नोबल गैस क्या होते हैं, हमने ट्रेंड क्या पढ़ रखा है, हमने ट्रेंड ये पढ़ रखा है कि किसी भी पीरियड में जो हाईएस्ट वैल्यूज होंगी वो हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, हाईएस्ट वैल्यू होती है किन में, जो शुरुआत वाले हैं, और जैसे जैसे पीरियड में हम आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे वैल्यूज कम होते जाती है, लेकिन एक्चुअल में हमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी दिखाई देगी, नोबल गैस की। ऐसा क्यों है, क्योंकि नोबल गैस के लिए जो हम वैल्यूज निकालते हैं वो कौन सी होती हैं, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, इसकी वंडरवॉल रेडियस निकालते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या होती हैं, बाकी एलिमेंट्स के लिए कोवेलेंट रेडियस होती हैं। तो अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें, ठीक है, अगर हम सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात करें तो यहां क्या होता है, लिथियम की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, बेरिलियम से, बेरिलियम की वैल्यू ज़्यादा होती है बोरॉन से, फिर कार्बन से, फिर नाइट्रोजन से, फिर ऑक्सीजन से, फिर फ्लोरीन से, लेकिन नियॉन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों, ये इस जनरल ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी जो रेडियस होगी ये क्या होगी, वंडरवॉल रेडियस। जबकि बाकी वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए जो रेडियस हम निकालते हैं वो कौन से होते हैं, ये आइदर मेटेलिक होंगे या कोवेलेंट होंगे, ये या तो कोवेलेंट होते हैं या मेटेलिक रेडियस होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसमें एरर बहुत ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने बोला था कि वंडरवॉल रेडियस में बहुत ज़्यादा एरर आता है, इतना ज़्यादा एरर आ जाता है कि वो नोबल गैस की वैल्यू पूरे पीरियड में हाईएस्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान में रखना ये वाला ट्रेंड शुरुआत वाले पीरियड में ही रहता है, बाद में नहीं। अप टू अगर हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड पीरियड तक ये यूजुअली फॉलो होता है ये वाला एक्सेप्शन। ठीक है, नोबल गैस हमेशा ही सबसे हाईएस्ट रहेगा ऐसा नहीं होता, ये अप टू थर्ड पीरियड लेकिन जरूर रहता है। और हमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली ऊपर वाले एलिमेंट्स के ही आते हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, यहीं तक यूजुअली क्वेश्चंस हमें पूछता है ट्रेंड्स के। ठीक, तो ध्यान रखना ऊपर में ये एक्सेप्शंस आते हैं। हाँ, अगर सबका वंडरवॉल रेडियस निकाले तो नियॉन सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है, अगर यहीं पर हम क्या देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नियॉन ही रह जाएगा। ऐसा केस में कब, जब ये सारी की सारी वैल्यू कौन सी होंगी, वंडरवॉल रेडियस। तो हम एक का वंडरवॉल देख रहे हैं, दूसरे के लिए कोवेलेंट मेटेलिक देख रहे हैं, इसलिए वो एक्सेप्शन निकल कर आ रहा है। सबका वंडरवॉल लेंगे तो वहां कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, फिर नियॉन के सबसे कम हो जाएगी, लिथियम के सबसे ज्यादा। समझ में आया बेटा, ठीक। हाँ, किसी तरीके से अगर नियॉन का कोवेलेंट रेडियस निकालना पॉसिबल होता तो उसकी वैल्यू फिर फ्लोरीन से कम आती, लेकिन वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, खुद के एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया बेटा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज, एटॉमिक रेडियस क्या था और एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड एक्सेप्शंस क्या थे। अब नेक्स्ट दूसरे तरीके की रेडियस के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि क्या है, आयनिक रेडियस। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चलते हैं बेटा, जो कि किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आयनिक रेडियस के बारे में। नाम से ही क्लियर है बेटा कि आयनिक रेडियस कहने का मतलब क्या है, रेडियस आयंस का, न्यूट्रल एटम का नहीं। और आयंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एनायंस जिनमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और एक होते हैं क्या चीज, कैटायंस, जिन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जहां पर भी आयंस का जब हम रेडियस कंपेयर करेंगे तो उसे क्या बोल देंगे हम, आयनिक रेडियस। नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो पहला कंपैरिजन हमें किसके बीच में देखना होता है, जब एक ही एटम, जिसको हम पेरेंट एटम भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम पेरेंट एटम भी बोल देते हैं क्योंकि कैटायन या एनायन इसी पेरेंट एटम से बनेंगे। कैटायन बनेगा इलेक्ट्रॉन को निकालकर,
और एनायन बनेंगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे यहाँ देखना, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये छठवां इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, जबकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो तीनों जगह पर क्या रहेंगे, एनायन में भी, पैरेंट एटम में भी, कैटायन में भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर में तो कोई चेंज नहीं आते। शुरुआत में इसके पास क्या रहा होगा, 5 प्रोटॉन रहे होंगे। ठीक है, इसके पास भी क्या रहे होंगे, 5 प्रोटॉन रहे होंगे, और इसके पास भी क्या रहेंगे, 5 प्रोटॉन ही होंगे। तो तीनों केस में क्या प्रेजेंट रहेंगे, 5 प्रोटॉन ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो डिफरेंस ज्यादा होगा। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कम है, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और भी कम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो प्रोटॉन के नंबर में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो डिफरेंस है वही सारा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, या क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जबकि यहाँ रिपल्शन कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ रिपल्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बोल रखा था, जहां पर भी अट्रैक्शन डोमिनेट करता है वहां रेडियस कम होता है, जहां रिपल्शन डोमिनेट करता है वहां रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर जहां पर रिपल्शन डोमिनेट करेगा वहां रेडियस बढ़ जाएगा, और जहां पर कैटायन के केस में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा वहां पर क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ एनायन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। जिस एटम से वो बना है हम उसकी बात कर रहे हैं, वहीं पर रेडियस ऑफ पेरेंट एटम हमेशा ज्यादा होगा रेडियस ऑफ कैटायन से, जो कैटायन उसके पेरेंट एटम से बना है, क्योंकि कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो रिपल्शन कम होने के कारण अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जबकि एनायन में रिपल्शन बढ़ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण। क्लियर हो गया। तो अगर एटम सेम है तो उसके एनायन का रेडियस उसके एटम से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे F माइनस का जो रेडियस होगा, F माइनस का जो रेडियस होगा वो F से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, बोरॉन प्लस का जो रेडियस होगा वो हमेशा बोरॉन से, सॉरी बोरॉन माइनस का जो रेडियस होगा वो हमेशा बोरॉन से ज्यादा होगा, लेकिन बोरॉन प्लस का रेडियस बोरॉन से कम होगा। Na प्लस का रेडियस Na से कम होगा। Mg2 प्लस का रेडियस Mg से कम होगा। समझ में आ गया क्या। तो कोई भी पेरेंट एटम से जो कैटायन बनेगा उसका रेडियस कम होगा, पर जो एनायन बनेगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। रूल समझ में आ गया बेटा। तो पहला है आयनिक के रेडियस का हमें कंपैरिजन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सिमिलर एटम्स में, सिमिलर एटम्स के कैटायन और एनायंस में। नेक्स्ट जो दूसरा कंपैरिजन पढ़ना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आयनिक रेडियस से रिलेटेड, वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, जिसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखना, N3 माइनस होते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7, बट -3 के चार्ज के कारण इस पर कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होते हैं 9, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया निगेटिव चार्ज के कारण, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन। 11 होते हैं सोडियम में, लेकिन +1 चार्ज के कारण 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। होते हैं 12, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। होते हैं 13, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या दिखेगा, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं N3 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन उनमें प्रोटॉन्स के नंबर अलग होंगे। यहाँ पर 7 ही प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर 9 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, यहाँ पर 10 प्रोटॉन होंगे, सॉरी यहाँ 10 नहीं, कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे। यहाँ 12 प्रोटॉन हो जाएंगे, और एल्यूमिनियम में कितने, 13 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट और फोर्स ऑफ रिपल्शन तो सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इसमें क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, सेम। बट साथ में और क्या सेम रहेगा, रिपल्शन भी सिमिलर रहेगा, रिपल्शन भी सेम रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को।
तो क्या डिफरेंट होंगे, जैसे जैसे यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों चीज़ें सेम नहीं है वैसे तो थोड़ा अलग है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और उसके कारण रेडियस की वैल्यू कम होते जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ते साथ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू कम होते जाएगी। तो यहाँ रेडियस का ऑर्डर कुछ ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और स्पेशली जहां पर भी अगर अलग अलग एटम्स के आयंस दिखाई देते हैं, आप हर बार पहली चीज यही चेक करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां डिस्कस दोबारा करेंगे कि हर बार आयंस के केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, रूल क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में रेडियस की वैल्यू कम होते जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। रूल समझ में आ गया बेटा। ये दो केस सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब अगर आयनिक रेडियस में अगर हम ट्रेंड को देखते हैं तो यहां दिख रहा होगा ये जो एटम्स है ये सब आयोडीन ही है, एक आई माइनस है, एक आई है, एक आई प्लस है। तो रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ ही हो जाएगा। अगर हम आयनिक रेडियस को कंपेयर करेंगे तो एनायन का रेडियस न्यूट्रल एटम से हमेशा ज्यादा होगा और कैटायन का रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होगा। एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने किसका देखा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। जैसे यहाँ दिखेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है। सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। यहाँ नोबल गैसेस को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नोबल गैसेस के लिए वंडरवॉल रेडियस लेते हैं, तो उसके कंपेरिजन हमेशा सेम नहीं होगा, ठीक है। वो एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी यहाँ पर कोई नोबल गैस नहीं लिया है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो वंडरवॉल रेडियस होता है। आयनिक रेडियस से कंपैरिजन हर बार सिंपली कंसेप्ट के बेसिस पर नहीं कर सकते, उसका ट्रेंड आपको याद रहेगा तभी बता सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने रूल क्या पढ़ रखा है, जैसे जैसे Z बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। तो ये ट्रेंड आ जाएगा आयनिक रेडियस का। समझ में आ गया बेटा, ठीक। इसके बाद आयनिक रेडियस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले कौन सा ट्रेंड है, F माइनस से ज्यादा होगा Cl माइनस, Cl माइनस से ज्यादा होगा Br माइनस, लेकिन Br माइनस से ज्यादा होगा H माइनस। ये बहुत ही अलग ट्रेंड है, इसमें बहुत सारे लोगों को मिस्टेक हो सकती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट है, तो एक ही ऑर्बिट है तो सबको ऐसा लगेगा कि H माइनस का रेडियस कम होना चाहिए, बट प्रोटॉन बहुत कम होने के कारण रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे इसमें, एक हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन उतने ज्यादा है नहीं अट्रैक्ट करने के लिए, तो साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो Br माइनस के रेडियस को भी क्रॉस कर जाता है। समझ में आया बेटा, ठीक है। इसके बाद एक और जो ट्रेंड है वो क्या ध्यान में रखना है आपको, कि जो O2 माइनस है इससे ज्यादा रेडियस किसका होता है, Cl माइनस का, ठीक है। और यहीं पर हम और क्या लिख सकते हैं, S2 माइनस से जो ज्यादा ऑर्डर होगा वो किसका हो जाएगा, Br माइनस का। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। तो यहां पर ये जो कुछ ऑर्डर्स हैं ये डाउन द ग्रुप वाले हैं, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे रेडियस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक। तो ये कुछ ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए, याद होने के बाद ही आंसर कर पाओगे, आप ऐसे ट्रेंड से आंसर नहीं कर सकते। इसको तो ट्रेंड से फिर भी कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट्स है तो रेडियस ज़्यादा हो गया, लेकिन उसके केस में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा। समझ में आ गया, ठीक। हाँ, यहाँ पर और क्या कर सकते हो, ये ज़्यादा हो जाएगा किससे, N3 माइनस से। क्लियर हुआ। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको याद रखने। तो यहाँ पर हमने ये एक स्पेशल केस को छोड़कर 2 कंसेप्ट पढ़ लिए थे, एक सेम एटम के कैटायन और एनायन के लिए और एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ये हो गया बेटा हमारे पास आयनिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस पढ़ने के बाद कुछ डाटा है जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है। अगर वो डाटा आपको पता नहीं रहेगा, उसका ट्रेंड नहीं पता रहेगा, डाटा आपको याद नहीं करना है, उसके ट्रेंड आपको याद करने हैं, तो हम कुछ स्पेशल केसेस जो यूनिक केसेस हैं जो एनसीईआरटी ने डाटा के फॉर्म में दे रखा है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन।
उसके मेटलिक रेडियस का और उसके आयनिक रेडियस का। तो अगर उसके मेटलिक रेडियस को कंपेयर करें तो उसके रेडियस को कंपेयर करने के लिए 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनके रेडियस को कंपेयर करने के लिए हम कौन सा ऑर्डर पढ़ सकते हैं, ये एस एन। अब ये एस एन का मतलब क्या है, यहां पर जो एरो आपको दिखाई देगा ये रेडियस का ऑर्डर है। कहने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ बेरिलियम कम होगा, इससे ज्यादा कौन है, ये जो एरो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। रेडियस ऑफ बेरिलियम, ठीक है, कम होगा, इससे ज्यादा कौन होगा, रेडियस ऑफ लिथियम, इससे ज्यादा कौन होगा, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम, इससे ज्यादा कौन होगा, रेडियस ऑफ सोडियम। इसके बाद ये आ जाएगा, इससे ज्यादा कौन होगा, रेडियस ऑफ कैल्शियम, इससे ज्यादा कौन होगा, रेडियस ऑफ स्ट्रोंटियम, इससे ज्यादा कौन होगा, रेडियस ऑफ बेरियम, इससे ज्यादा होगा रेडियस ऑफ पोटेशियम, ठीक है। फिर उसके बाद कौन हो जाएगा, रुबीडियम, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सीजियम। समझ में आया। तो ये एक सिंपल तरीका है एस एन इसके रेडियस को याद रखने का। तो बहुत बार ग्रुप 1 और 2 के बीच में मेटल के रेडियस का कंपैरिजन पूछ लेता है या आयनिक रेडियस का कंपैरिजन पूछ सकता है। तो मेटलिक रेडियस को कंपेयर करने का तरीका तो एस एन है, आयनिक रेडियस को कंपैरिजन करने का तरीका से देखना। बेरिलियम 2+, फिर क्या कौन सा होता है, ये एल्यूमिनियम, फिर होता है देखना ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, ठीक है, फिर ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। समझ में आया क्या। तो ये जो एरो है ये क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ बेरिलियम 2+ सबसे कम होगा, फिर होगा रेडियस ऑफ Al3+, फिर क्या होगा, रेडियस ऑफ Mg2+, ठीक है, फिर क्या होगा, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस। आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, ये नीचे जाओगे, रेडियस ऑफ Ca2+, फिर इससे ज्यादा कौन हो जाएगा, रेडियस ऑफ Na+। ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद स्ट्रोंटियम 2+, फिर K+, फिर बेरिलियम 2+, फिर ये क्या हो जाएगा, Rb+। ठीक, अगर आप ध्यान दोगे तो ज्यादा क्वेश्चंस किस पर आते हैं, इस पर, कौन से, बेरिलियम और मैग्नीशियम को देखना, सॉरी लिथियम और मैग्नीशियम को देखना। ये लिथियम और मैग्नीशियम और ये लिथियम और मैग्नीशियम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एटॉमिक रेडियस तो मैग्नीशियम का ज्यादा है, लेकिन आयनिक रेडियस लिथियम प्लस का ज्यादा है। ये दो के ट्रेंड पर बहुत ज्यादा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और चीज पढ़ेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो उस डायगोनल रिलेशनशिप में हम इसके रेडियस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये एक तो हो गया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपैरिजन का मेटलिक रेडियस का कंपैरिजन, और एक दूसरी चीज हमने पढ़ ली आयनिक रेडियस का कंपैरिजन। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट इसके बाद जो कंपैरिजन हमें देखना है वो कौन सा है, ग्रुप 1 और 17 का कंपैरिजन। ग्रुप 1 और 17 का कंपैरिजन क्या है, इसमें फिर से आप कैसे याद रख सकते हो, n, इसको फिर से कैसे याद रख सकते हो, n। ठीक है, अगेन इसमें जो एरो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये बहुत ही अलग लग सकता है आपको देखने से। क्यों, क्योंकि लिथियम के पास 2 ही ऑर्बिट हैं और एस्ट्रेटाइन के बाद काफी ज्यादा ऑर्बिट है। उतने ज्यादा ऑर्बिट होने के बाद भी उसका रेडियस कम है, लिथियम का रेडियस ज्यादा है। रेडियस ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एस्ट्रेटाइन। ये बहुत ही अजीब लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम ऑर्बिट में आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे रेडियस कम हो जाता है, और एस्ट्रेटाइन तक जाते तक रेडियस इतना कम हो जाता है कि उसकी वैल्यू लिथियम से भी कम हो जाती है। तो ग्रुप 17 के हर एक एटम का जो रेडियस है ग्रुप 1 के हर एक रेडियस से, ग्रुप 1 के हर एक एटम के रेडियस से कम ही रहेगा। मतलब ग्रुप 1 के हर एक एटम का रेडियस ज्यादा होने वाला है 17 से। ठीक है, तो बहुत ही अलग तरीके का ये ट्रेंड है, और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे इस चीज को। और ये क्यों ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि जनरली इसे एक्सेप्शंस में नहीं पढ़ाते, बट एनसीईआरटी में टेबल में इस ऑर्डर को मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ और ट्रेंड का कंपैरिजन दे रखा है, वो क्या है, डिफरेंस का, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड के डिफरेंस का। अगर हम ग्रुप 1 में जाते हैं तो देखना, ग्रुप 1 में नीचे जाते समय रेडियस तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन इंक्रीज सेम नहीं है। यहां अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इंक्रीज 34 का है, यहां इंक्रीज 45 का है, यहां इंक्रीज 13 का है, यहां इंक्रीज 18 का है। तो मैक्सिमम इंक्रीज इन रेडियस वो हर जगह सेम नहीं है। मैक्सिमम इंक्रीज इन रेडियस, मैक्सिमम इंक्रीज इन रेडियस जो है ये कहां देखने को मिलता है, ग्रुप 1 में, फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। ठीक है,
और यहीं पर अगर आप ग्रुप 17 में देखोगे तो ग्रुप 17 में जो मैक्सिमम इंक्रीज है वो कहां देखने को मिलेगा? फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन। मतलब सब जगह सेम इंक्रीज नहीं है। अगर आप देखोगे तो सोडियम टू पोटेशियम में सबसे ज्यादा इंक्रीज है, फिर लिथियम टू सोडियम में, फिर यहाँ पर किस में? रुबीडियम और सीजियम में, फिर पोटेशियम और किस में? रुबीडियम में। तो अगर हम डिफरेंस को देखें तो पोटेशियम माइनस सोडियम का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम और लिथियम का डिफरेंस है, ठीक है, उसके बाद सीजियम और रुबीडियम का डिफरेंस है, और उसके बाद रुबीडियम और पोटेशियम में डिफरेंस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज देखने को मिलता है वो किस में मिलता है? फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। समझ में आ गया? मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर तो जनरली कम 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 डिफरेंस होते जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है। वैसे ही वहां पर भी दिखेगा, वहां पर भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है डिक्रीज का, ठीक है। जनरली तो डाउन द ग्रुप जाने पर कम 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 डिफरेंस होते जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस 35 है, 15 है, लेकिन यह फिर से डिफरेंस थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। मतलब अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्लोरीन माइनस फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, इसके बाद डिफरेंस आयोडीन माइनस ब्रोमीन है, फिर इसके बाद ब्रोमीन माइनस क्लोरीन है, और उसके बाद एस्टेटाइन माइनस आयोडीन है। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस वाली चीज भी आपको पता रहनी चाहिए। डाटा आपको याद नहीं करना है बेटा, डाटा मैंने लिख कर दिया है जो भी एनसीईआरटी ने दिया है, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपको केवल ये ट्रेंड याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां होता है ये याद रखना है, आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ये? तो ये तो था डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज सेम नहीं होते, कहीं इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है, कहीं इंक्रीज थोड़ा ही होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगर ट्रेंड देखोगे तो ये अलोंग द पीरियड का है। अलोंग द पीरियड में अगेन आपको डाटा याद नहीं करना है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बस आपको ट्रेंड समझना है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अलोंग द पीरियड जाने पर यूजुअली जो डिफरेंस इन रेडियस बिटवीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंस इन रेडियस ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली कम होते जाते हैं। आपको दिखेगा 41, 23, 11, 8, 2। बस इस ट्रेंड को कौन फॉलो नहीं कर रहा है? कार्बन टू नाइट्रोजन, जिसको सर्कल किया है, ये जो डिक्रीज है ये थोड़ा अलग है। अदरवाइज आपको कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखेगा 41, 23, 11, 8। ये एक्चुअल में ट्रेंड कहाँ जाना चाहिए था? कार्बन टू नाइट्रोजन का डिक्रीज ऑक्सीजन और फ्लोरीन के डिक्रीज से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कम है। वैसे यहां पर भी ये सेकेंड पीरियड के लिए था, ये थर्ड पीरियड के लिए अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम से सिलिकॉन का जो डिक्रीज है ये एक्चुअल में क्या दिखाई देगा आपको? ये इसके बराबर दिखाई देगा। बाकी अगर डाउन द ग्रुप देखोगे तो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये 26 है, इसका भी डिफरेंस 26 है, फिर 17, 7, 6, 5। तो दोनों जगह एक जो पेयर है उसमें जो डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कंसेक्यूटिव एलिमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यहां था 41, 23, 11, ये 8 थोड़ा ज्यादा है, 3 थोड़ा कम हो गया। वैसे यहां क्या दिखेगा? 26, 26, 17 थोड़ा कम है, ठीक है, फिर 7, 6, 5 आएगा। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? अलोंग द पीरियड जाने पर यूजुअली तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस कम होते जाते हैं, लेकिन वो हर बार रेगुलर रहेंगे ऐसा नहीं है। कार्बन टू नाइट्रोजन में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन से भी कम है, ठीक है। वैसे यहां पर ये जो मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम है, ये डिक्रीज कम है किससे? सिलिकॉन टू एल्यूमिनियम का, ठीक है। वैसे ऊपर वाले में ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन का जो डिक्रीज है, मुझे वैसे इन एलिमेंट्स को पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम का जो डिक्रीज है वो एल्यूमिनियम से सिलिकॉन का डिक्रीज से कम है। वैसे यहां पर रेडियस ऑफ देखोगे तो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन का डिक्रीज ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन टू नाइट्रोजन का डिक्रीज। समझ में आ गया? अदरवाइज अलोंग द पीरियड जाने पर डिक्रीज कम होते जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद ये तो किससे रिलेटेड थे? एनसीईआरटी के डाटा से रिलेटेड थे, उसको ध्यान रखना बेटा, स्पेशली डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड वाले ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, बट एक आध क्वेश्चन आपको डाउन द ग्रुप वाले डाटा बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए उस ट्रेंड को जो बताया वो याद रखना है, ठीक है। सबसे लास्ट चीज आज की जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हाइड्रेटेड रेडियस। अब हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं हाइड्रेशन का मतलब क्या है।
कि हाइड्रेशन होता क्या है। हाइड्रेशन क्या होता है कि कोई भी जो गैसियस आयंस होते हैं, मतलब कोई भी जो आयंस होते हैं उसके आसपास जब H2O मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाए, H2O में ऑक्सीजन पर क्या होता है डेल्टा निगेटिव और हाइड्रोजन पर होता है डेल्टा पॉजिटिव, तो इसके Na+ से ऑक्सीजन के डेल्टा निगेटिव क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स आयन से अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ जितने भी ग्रीन सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब कौन से हैं, ये सब H2O मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब सॉल्यूशन के अंदर जाने पर, सॉल्वेंट के अंदर जाने पर, वाटर के अंदर जाने पर, ठीक है, जब ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं आयंस पर, कैटायन पर भी अटैच हो सकते हैं, एनायन पर भी अटैच हो सकते हैं, दोनों में दोनों का हाइड्रेशन होता है, क्योंकि कैटायन से ऑक्सीजन जाकर अटैच होगा, एनायन से हाइड्रोजन जाकर अटैच होगा। तो ऐसे ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, और ये ढेर सारे जब H2O मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं। हाइड्रेटेड आयन को हम कैसे शो करते हैं, Na+, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा एक्वियस। वैसे Cesium+ में भी आसपास क्या दिख रहा होगा आपको, ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो इसे कैसे शो करेंगे, Cs+ एक्वियस। एक्वियस बोलने का मतलब आप समझ, अगली बार जब भी आप कहीं पर एनसीईआरटी में या कहीं पर रीड करोगे जिसमें ब्रैकेट में क्या दे रखा है, एक्वियस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल उस पर अटैच हो गए, ठीक है। अब ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल अगर उस पर अटैच हो गए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। कैसे, जब Na+ आगे जाएगा तो ये पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ आगे जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। अगर सॉल्यूशन के अंदर Na+ ऊपर जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है सॉल्वेंट के अंदर, तो पूरे के पूरे H2O मॉलिक्यूल उसके साथ ऊपर मूवमेंट करेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल पार्टिकल हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयन। मतलब अब Na+ और ये सारे वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं है, ये सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल इसके साथ ही प्रेजेंट है, ठीक। तो इस पूरे आयन को बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। और इस आयन में ये जो रेडियस होगा इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। वैसे ये Cesium+, ये अंदर वाला जो येलो वाला जो सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये तो आयन का साइज हुआ, लेकिन हाइड्रेशन के बाद जब ढेर सारे H2 मॉलिक्यूल अटैच हो गए तो ये वाला जो रेडियस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ Cs+, हाइड्रेटेड रेडियस कहलाएगा। समझ में आया, मतलब ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद ये जो नई एंटिटी बनती है उसके सबसे बाहर वाले H2 मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस ऑफ Na+ का, वो कहलाएगा हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ Na+। वैसे ही सीजियम के न्यूक्लियस से बाहर वाले वाटर मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा हाइड्रेटेड रेडियस ऑफ Cesium+। अब इसमें रूल क्या है कि जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ता है तो इसके प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस कब ज्यादा होता है, जब आयन का साइज कम होता है। जब आयन का साइज छोटा सा होगा तो इसका न्यूक्लियस ज्यादा दूर तक एक्ट कर पाएगा। इसका जो आयन है, देखना सोडियम इतना ही था, सोडियम तो इतना ही है, लेकिन कम साइज होने के कारण इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत दूर तक काम कर पाएगा, तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर Cesium+ का साइज ज्यादा था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कम अटैच होंगे, क्योंकि वो ज्यादा साइज होने के कारण ज्यादा शील्डिंग होती है, उसके प्रोटॉन बहुत ज्यादा सराउंडिंग पर इफेक्ट नहीं डाल पाते, तो इसमें कम हाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो होता क्या है, हाइड्रेशन डिक्रीज होता है अगर साइज ऑफ आयन बढ़ता है, तो साइज ऑफ आयन बढ़ता है, तो साइज ऑफ आयन बढ़ता है तो हाइड्रेशन कम होता है, हाइड्रेशन कम होता है तो हाइड्रेटेड रेडियस भी कम होता है, हाइड्रेटेड रेडियस भी कम होता है। दूसरी चीज, इसी में एक और भी वर्ड आता है जिसको हम थर्मोकेमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वो है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी भी कम होता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी कहने का मतलब कितनी हीट रिलीज हुई है इस बॉन्ड के बनने के बाद। तो यहाँ ज्यादा H2 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी, यहाँ पर कम वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं तो कम इंथैल्पी रिलीज होगी, कम हीट रिलीज होगी। तो ध्यान में क्या रखना है, जब साइज ऑफ आयन ज्यादा हो जाए, जैसे Na+ से Cesium+ तक जा रहे हैं तो साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन कम हो जाएगा, हाइड्रेटेड रेडियस कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा यूनिक केस क्यों है, क्योंकि Na+ से Cesium+ का साइज बड़ा है, लेकिन Na+ एक्वियस का साइज बड़ा होगा किससे, Cesium+ एक्वियस से। समझ में आया,
क्लियर है क्या? तो इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, जब ढेर सारे H2 मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद जो एंटिटी बनती है उसका रेडियस जब हम देखते हैं तो इसके लिए कुछ रूल पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, इसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले ट्रेंड ऑफ हाइड्रेटेड रेडियस देखेंगे तो चार्ज ज्यादा होता है तो नॉर्मली हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली हमें चार्ज के कंपैरिजन नहीं पूछता। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें हमारे लिए जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो साइज से रिलेटेड होते हैं। तो साइज से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? साइज से रिलेटेड कंसेप्ट ये है कि साइज ऑफ आयन जब बढ़ता है, ठीक है, तो हाइड्रेशन कम होता है। हाइड्रेशन कम होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? कम होगा। हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी क्या होगी? कम होगी। बट यहीं पर हाइड्रेशन इंथैल्पी, जब हाइड्रेटेड रेडियस कम होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस कम होने के कारण इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मोबिलिटी कहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसके कारण इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां ध्यान देना कैसे। मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? जब हम साइज ऑफ आयन बढ़ रहा है Na+ से Cgm+, तो उसका हाइड्रेशन कम हो रहा है। हाइड्रेशन कम होने के बाद इसका साइज कम हो गया। ठीक है, एज कंपेयर टू Na+ aqueous इसका साइज कम है। जिसका साइज जितना कम होता है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि मोटा आदमी कम दौड़ पाता है, धीरे से दौड़ पाता है। तो ये अब ये मोटा हो गया है। ठीक है, इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ गया है तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, इसकी कंडक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इस वाले रूल पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें चार्जेस सेम रहते हैं लेकिन रेडियस अलग अलग रहता है। इस वाले रूल पर हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, तो इस चार्ज वाली चीज को तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही देखेंगे। इस वाले रूल को ध्यान रखना है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अगर आपको पूछा है लिथियम प्लस सोडियम प्लस के प्लस आरबी प्लस और सीजियम प्लस, इसके रेडियस को अगर कंपेयर करने के लिए बोला है तो ऑर्डर तो ये होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है हाइड्रेटेड रेडियस, अगर हाइड्रेटेड रेडियस बोल दिया है तो जिसका रेडियस सबसे कम होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रेशन के बाद उसके रेडियस की वैल्यू काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर अगर आप क्या देखोगे, हाइड्रेटेड रेडियस के साथ कई बार आपको सिंपली रेडियस देगा लेकिन सिंबल में ये मेंशन कर देगा। अगर एक्वियस लिखा हुआ है मतलब आपको समझ जाना है वो हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर रहा है। तो उसको आपको वो वर्ड्स में भी लिख कर दे सकता है हाइड्रेटेड रेडियस, या वर्ड्स में लिखने की जगह पर वो आपको क्या कर देगा, ऐसा सिंबल लिख देगा। जब भी एक्वियस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर रहा है। अगर उसने सिर्फ रेडियस लिखा है तो भी। समझ में आ गया? तो जो हाइड्रेशन के बाद जो रेडियस रहेगा इसका रेडियस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसके मोबिलिटी की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछता है मोबिलिटी पर, तो मोबिलिटी किसका सबसे, हाइड्रेशन के बाद मोबिलिटी सबसे कम किसका होगा? लिथियम प्लस एक्वियस का। ठीक है, फिर किसका होगा? Na+ एक्वियस का। फिर किसका होगा? K+ एक्वियस का। और जो मोबिलिटी का ऑर्डर रहेगा यही किसका ऑर्डर रहेगा? कंडक्टिविटी का। क्योंकि जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है उसकी स्पीड उतनी कम हो जाती है और वो कंडक्ट करने की भी टेंडेंसी उनकी कम हो जाती है, करंट कंडक्ट करने की टेंडेंसी। तो ये कंडक्टिविटी वाली चीज हम कहाँ यूज करेंगे बेटा? जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। समझ में आ गया? ठीक, तो ये सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट था हमारा किससे रिलेटेड? एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड। तो आज वाले लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है बेटा, लेकिन सारे रेडियस की थ्योरी एक ही जगह पर ताकि आपकी कवर हो जाए, इसलिए एक ही लेक्चर में मैंने सारी थ्योरीज जो है वो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सारे रेडियस को कंबाइन करने के बाद वो सारे टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में कैसे सॉल्व करना है ये समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितने भी एक्सेप्शनल ट्रेंड्स हैं
ठीक है। और जितने भी ट्रेंड्स वाली जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी हैं वो आपको याद रखने, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि आपको समझ तो बहुत आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, लेकिन आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे अगर आपको एक्सेप्शंस याद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको एक्सेप्शंस ही ध्यान में आने चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे इन्हीं एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, बाय।